हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने नीट फिजिक्स के सिलेबस को, है ना। तो आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम लोग जो इसमें जैसे स्टार्टिंग अभी हम लोगों ने बेसिक मैथ से स्टार्ट किया था, तो बेसिक मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। मगर डिफरेंशिएशन सीखने से पहले आपको दो तीन चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो चीज़ है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते होंगे, कोई भी जो वैल्यू जो फिक्स रहती है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 7 एक कांस्टेंट है। मैं कहूँ पाई, तो पाई आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वेरी नहीं करती है, इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा चीज़ होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ x, y, z, t, तो इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है फंक्शन। फंक्शन क्या चीज होती है भाई? आपको जो फंक्शन है, सिंपल सा एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है y = 3x² + 2x + 7। ठीक है, तो अब यहां पे आप ये देखें कि जो y है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहां पे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रखूंगा उसी हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पे जो ये x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि आपका जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां पे अगर हम देखा जाए जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या चीज है। तो यहां पे आप देखें y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि कोई आपका वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो होता है वो आपका फंक्शन होता है। यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? समझ में आई बात? चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको अभी तीनों समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। फिजिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। ठीक है, ये क्या चीज होती है भाई? जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक कर्व है। ठीक है, कल मैंने स्लोप बनाना बताया था आपको। सपोज ये हमने स्लोप किया, ये वाला जो पॉइंट है ये है x1, y1, और ये वाला जो पॉइंट है ये है x2, y2। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो अब यहाँ पे चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या होगा? यानी कि del y del x में कह रहा हूं वो क्या होगा? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, ये बात समझ में आई। मान लीजिए मैंने स्लोप को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो अब ये x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो क्या होगा कि जो इनमें जो चेंजेस होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। थोड़ा सा और स्लोप मैंने ऐसे कर दिया तो x1 y1 यहां पर आ गया और x2 y2 मेरा यहां पर आ गया। तो इसमें जो चेंजेस होंगे del y del x ये और कम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करते करते स्लोप को एक ऐसा कर दूं कि ये जस्ट इसको टच करे, तो उस केस में जो x में चेंजेस होंगे क्या होंगे? बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे, जिनको हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। जैसे अगर x में चेंज है 0.0003, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो जो del y जो del x होता है ये कन्वर्ट हो जाता है dy/dx में। यानी कि dy/dx एक्चुअल में है क्या? इट्स अ dy/dx ऑफ y, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो y जो हमारा फंक्शन ऑफ x है उसमें कितना चेंज हो रहा है x के चेंज करने से, वो आपका dy/dx हो गया। अब ये जो आपका del y del x है
ये होता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एक फाइनाइट चेंज है। आप देख रहे हैं यहां पे ये वैल्यू x1 y1 थी, ये वैल्यू x2 y2 थी, तो एक फाइनाइट चेंज आया। तो जब फाइनाइट चेंज आता है इसका हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं कि अगर मैं कहता हूं कि सपोज मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूं और कोटा से जयपुर की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है और मुझे इसको कवर करने में 4 घंटे का टाइम लगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी इन 4 आवर्स, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आई 50 किलोमीटर पर आवर। मगर क्या मैं कंटिन्यू चल रहा होगा? कहीं पे मैंने चाय पानी के लिए भी ब्रेक लिया होगा, कुछ काम हुआ होगा तो रुका भी होगा मैं, है ना। मगर मेरे यहां पे क्या देखा कि मैं यहां कोटा से चला, ये सपोज ये कोटा है और ये जयपुर है, ठीक है। यहां से चला मैं और यहां पे पहुंचा, तो ये जो टोटल मैंने 200 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर किया, यानी कि फाइनाइट चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो मैंने यहां पे किया, जो 4 आवर्स था, वो आपका 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। मगर एक इंस्टेंट की मैं बात करूं कि किसी इंस्टेंट पे, अभी आपने कार में जब बैठते तो आपने देखा होगा कि जो स्पीडोमीटर होता है वो दिखा रहा है कि अभी आप 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं या 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो वो उस इंस्टेंट के बारे में बताता है कि उस इंस्टेंट में आपकी स्पीड क्या है। तो जो ये जो dy/dx होता है ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ जी, ये बात समझ में आई। तो 2 तरह की रेट पढ़ी हमने, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट आपकी फाइनाइट चेंज होता है, जबकि इंस्टेंट उस इंस्टेंट पे होता है, उसी क्विक इंस्टेंट पे, जैसे अभी चुटकी बजा रहा हूं इतने से टाइम में, उस इंस्टेंट में जो चेंज हो रहा है y में विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy/dx। जो dy/dx होता है यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। यानी कोई बड़ी चीज को अगर हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दें और डिवाइड कर दें, तो जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है आपका dy/dx। यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटी चीज में ब्रेक करना, जबकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीज बनाना। बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर मैं dy/dx लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, d/dx ऑफ y कर रहा हूं। यानी कि मैं फंक्शन y को मैं x के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं या डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो फॉर्मूले की बात करते हैं, फर्स्ट dy/dx ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज 0 होता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट का हरदम 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि dy/dx ऑफ 7 क्या आएगा, 0। dy/dx ऑफ पाई क्या आएगा, 0। अब ये चीज कहां से आती है कि कांस्टेंट 0 होगा, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास, dy/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है n x की पावर n-1। अब जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि dy/dx ऑफ x की पावर 4, तो मैं क्या लिखता हूं, n पहले मेरा आगे आएगा, ये देख रहे हैं आप, n था आगे आ गया यानी 4 आगे आ गया, और x की पावर n-1 यानी कि 4 - 1, तो ये क्या हो गया, 4x³ हो गया। या dy/dx ऑफ, सपोज करिए मैं कहता हूं कि √x, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2, तो dy/dx ऑफ x की पावर 1/2 क्या हो गया, 1/2 आगे आ गया, और x की पावर 1/2 - 1 दैट इज 1/2 x की पावर -1/2, और इसको मैं 1/2
एक्स की पावर 1/2 ले सकता हूं या 1/2√x ले सकता हूं। अब आप पूछेंगे कि सर इस वाले फॉर्मूले का इससे क्या रिलेशन है ना? तो भाई रिलेशन ऐसा है कि आप अभी जैसे यहां पे मैंने अभी ऊपर निकाला था dy/dx ऑफ 7, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज, इसको पहले कि मैं ये चीज आपको और क्लियर करूं, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के रिगार्डिंग में, वो ये कि dy/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन u है, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन u है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, dy/dx ऑफ u कर देंगे। इस चीज को समझते कैसे, जैसे सपोज dy/dx ऑफ 7x3 मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 7 को तो मैं कांस्टेंट बाहर रखूंगा और dy/dx ऑफ x³ करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 और x³ का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर आगे आ गई 3 और x की पावर क्या हो गई 3 - 1 2 हो गई। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये 7 3 जा 21 x² हो गया। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए जल्दी से एक बार, है ना। कोई डाउट हो तो फिर वापस आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी देखिए जो मैंने ये चीज आपको बताई, अब इसका कैसे यहां पे यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए अभी हमने जो किया था वो क्या था, dy/dx ऑफ 7 किया था। तो अभी जो dy/dx ऑफ 7 है, अभी आप एक चीज और जानते हो कि x की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है। तो मैं ये 7 को 7x की पावर 0 ले सकता हूं, क्योंकि ये तो 1 है, क्योंकि 7 1 जा 7, तो मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब इसका dy/dx करेंगे तो पहले 7 कांस्टेंट को हमने बात किया, dy/dx किसका कर रहे हैं हम लोग, x की पावर 0 का कर रहे हैं, तो क्या होगा 7 इंटू, अब ये पावर आगे आएगी 0 इंटू x की पावर 0 - 1। अब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमारा जो ये कांस्टेंट है ये चीज 0 हो गई। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई। भाई जो कांस्टेंट का 0 कैसे हुआ, अगर मैं इसको 7, ये जो 7 है, 7 को मैं 7 इंटू 1 ले सकता हूं, 1 को मैंने x की पावर 0 लिख लिया। अब मैं dy/dx ऑफ x की पावर 0 करूंगा तो 0 मेरा आगे आएगा और x की पावर क्या होगा 0 - 1 हो जाएगा, जिससे क्या हुआ, ये चीज, ये पूरा टर्म, क्योंकि यहां पे 0 मल्टीप्लाई में है तो पूरा टर्म मेरा 0 हो गया। ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि dy/dx ऑफ 3 फंक्शन है, u प्लस या माइनस v प्लस या माइनस w, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअली आप डिवाइड करेंगे, यानी कि u को x के रेस्पेक्ट में प्लस या माइनस, फिर v को x के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस, w को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि dy/dx ऑफ 7x² प्लस 2x प्लस 7 इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, 7 को तो हम ऐसे रखेंगे, x² का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी, यानी कि 2x हो गया, प्लस 2x का 2। अब 1 का डिफरेंशिएट x का क्या डिफरेंशिएट होगा, dy/dx ऑफ x। तो वैसे तो आप देखें तो dx/dx ये वैसे ही 1 हो जाता है, या आप इसे ले सकते हैं dy/dx ऑफ x की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 0। तो किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया। और 7 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो 7 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो गया 7 2 14 x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया, क्या, किसका, इसके डिफरेंशिएट का। मेरी बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगले फॉर्मूले पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला हमारा है वो है हमारा प्रोडक्ट रूल।
नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट को मैं ऐसे रखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करूंगा, प्लस अगली बार क्या करूंगा, सेकेंड को ऐसे रखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक का डिफरेंशिएट आपको करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये वाला आपका क्या हुआ, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले बेस पे देखें तो फर्स्ट को मैंने ऐसे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स का क्या डिफरेंशिएट होगा, 1 होगा, है ना, 1 और 7 का 0 प्लस अगली बार क्या करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन को ऐसे रखूंगा, यानी कि x प्लस 7 को मैं ऐसे का ही रखूंगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 7 इंटू 2x। ये क्या हो गया आपका, अगर इसे ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14x। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। अब यहां से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसी चीज को आप दूसरे वे से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, सपोज आप पहले इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लें। अभी पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, 2 को एक्स से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को 7 से करेंगे तो 7x स्क्वायर आएगा और 7 2 जा 14 आएगा। अब इसका डी बाई डी एक्स करिए तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 हो जाएगा 7 और ये पावर 2 आगे आ जाएगी और इसकी पावर लेस हो जाएगी तो 7 2 जा 14 x हो जाएगा और 14 का 0 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है ना। यानी कि आप प्रोडक्ट टूल से ऐसे भी कर सकते हैं या इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी में अगर इसी में मैं आपसे बात करूं कि जैसे अभी हमने देखा कि यहां पे हमने 2 टर्म को प्रोडक्ट किया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 3 टर्म होते तो क्या होता, हाँ जी 3 टर्म होते तो क्या होता, 3 टर्म में कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन। तो क्या होता कि फर्स्ट और सेकेंड को आपने एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड करा, प्लस अगली बार क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखा और आपने सेकेंड का डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को एज इट इज रखा और आपने फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया। यानी कि एक टाइम में आपको केवल एक ही टर्म का डिफरेंशिएट करना है। ये मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये था आपका प्रोडक्ट टूल। अब अगला है आपका क्वेश्चन टूल। भाई कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला है आपका क्वेश्चन टूल। अब क्वेश्चन टूल में क्या होता है, देखिए आपके इंस्टीट्यूट में आपको यूवी के टर्म में समझाया जाएगा, बट मैं यहां पे आपको इजी वे से समझा रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आपको आता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर होल अपॉन डिनोमीटर का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 7, ठीक है। अब इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिनोमीटर में क्या है आपका एक्स प्लस 7। तो सबसे पहले डिनोमीटर यानी कि एक्स प्लस 7 आपने लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अगले में न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर दैट इज एक्स प्लस 7 एंड होल अपॉन एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का तो 0 है इसलिए मैं यहां लिख नहीं रहा, माइनस अगले में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एज इट इज रखा और x प्लस 7 का डिफरेंशिएट देता है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा जा रहा, होल अपॉन x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 14x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 का x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया ना, क्यों इजी चीज थी। तो आज के लिए केवल इतना ही, आप इसको रिवाइज करें और अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें और अपने दोस्तों को शेयर लाइक जरूर करें, है ना, शेयर करें और बताएं भैया जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, कोर्स अब बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला है और इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, है ना। चलिए कल मिलते हैं, बाय।